जय हिंद दोस्तों, बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। आपको शायद जानकारी ना हो, एयरपोर्ट के रनवे पर अगर कोई जहाज़ लैंड करते समय या लैंड हो चुके वक्त अगर उसका टायर फट जाए या कुछ नुकसान हो जाए, तो ऐसी आपात स्थिति में पूरे देश में सिर्फ एयर इंडिया के पास ही वो साजो सामान, वो मशीनरीज है, वो ट्रेंड स्टाफ है जो तुरंत रनवे को खाली कर सके। भारत में बहुत सारे विमानन कंपनियां हैं, मगर उनके पास ये सुविधा नहीं है, ये हुनर नहीं है। सिर्फ ये तकनीक और ये ज्ञान एयर इंडिया के पास है। ये वही एयर इंडिया है जिसको इंडियन एयरलाइंस के साथ मर्ज किया गया था ताकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन सके, मगर आज इसे सफ़ेद हाथी बना दिया गया है जो सिर्फ दरवाजे पर शोभा के लिए खड़ा है और खर्च दिन पे दिन ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी गलती के पीछे सरकार की नीतियों का हाथ है, सरकार की कम अनुभवी क्षमता का हाथ है। सरकार की तरफ से इस विमानन कंपनी के सहयोग को कम किया गया, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मैनेजमेंट की गलती है। भारत के किसी विदेशी नागरिक को अगर कोई समस्या होती है या भारत में बसे या विदेशों में भारतीय नागरिक को कोई समस्या होती है या विदेशों में कुछ दुर्घटना घट जाती है, तो विदेश से नागरिकों को लेके आने की, सुरक्षित लेके आने की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना के बाद अगर किसी को है तो वो एयर इंडिया है। आज वही एयर इंडिया घाटे में चल रही है। इसका दोषी कौन है? आप जानते होंगे 2G स्पेक्ट्रम के बारे में आपने सुना होगा। 2G घोटाला आपने जाना होगा ना, कई लाख करोड़ के 2G घोटाले हुए थे। आप जानते हैं 2G घोटाला है क्या? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। मैं जितनी बार भी इसको पढ़ा मुझे समझ में नहीं आया कि यह घोटाला हुआ कैसे, किया कौन और क्या क्या प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया ताकि भ्रष्टाचार किया जा सके, चीटिंग किया जा सके। इसका केस, 2G घोटाले का केस सुप्रीम कोर्ट में चला, काफ़ी लंबा चला। अंत में हुआ क्या? दोषी शायद ही कोई हो पाया, क्योंकि तात्कालिक सबूत कोई नहीं दे पाया, ठोस सबूत कोई नहीं दे पाया। और आखिर में क्या हुआ? हिन बिन टेन, सब डब्बा गोल। 2G के बाद 3G 4G तकनीक भी आई। आपको शायद जानकारी ना हो कि आज से 3 साल पहले भारत में 18 सेल फोन कंपनियां थी जो सर्विस प्रोवाइड करती थी बातचीत करने के लिए। आज से करीब करीब 12 साल पहले 26 सेल फोन कंपनियां थी जो सर्विस प्रोवाइड करती थी, मोबाइल सर्विस कंपनियां थी जो सर्विस प्रोवाइड करती थी। आज कितनी है? कुल मिलाकर 4। जियो, एयरटेल, वोडा, आइडिया और BSNL। BSNL है या नहीं, उसका होना ना होना बराबर है। उसकी सर्विस खुले शहर में, खुले सड़क पर प्रश्नवाचक है। वोडा आइडिया का क्या है? महानगरों में तो वैसे ही मरणासन है, छोटे मोटे शहरों में कहीं जिंदा भी है तो भारत सरकार का टैक्स इतना ज़्यादा है उसके ऊपर कि आज नहीं कल उसके बोझ में वो दब जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर कौन बचेगा? जियो और एयरटेल। जियो न जीने देगी न मरने देगी। एयरटेल आज नहीं तो कल टेल हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एयरटेल को भी ऐसा सुनाई दे रहा है कि सरकार की तरफ से उसे कोई सहायता नहीं मिल रही है, मगर जियो के पीछे सरकार खड़ी है, मजबूती से खड़ी है, पीठ पे दबाव बना के खड़ी है, उसे पूरी मजबूती के साथ सहारा दे रही है। जिस दिन एयरटेल मार्केट से निकल गई, आज तो जैसे तैसे लड़ रही है, मगर जिस दिन एयरटेल मार्केट से निकल गई क्या होगा? जियो का एकाधिकार हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़े हैं, मोनोपोली हमेशा बाजारवाद को खतरे में डाल देती है।
अपनी मन मर्जी चलाती है, तानाशाही देती है। एकाधिकार, जियो का एकाधिकार होने के बाद जियो अपनी मन मर्जी करेगी, वो टैरिफ प्लान चेंज कर देगी, महंगा भी बना सकती है, क्योंकि उसके मुकाबले में दूर दूर तक कोई नहीं होगा। और ये आने वाले भारत के लिए टेलीफोन उद्योग में, मोबाइल उद्योग के लिए खतरे की घंटी है। मीडिया की बात करूं तो आज अधिकांश मीडिया डरी हुई है, सहमी हुई है, ऐसा माना जाता है। मगर कई मीडिया वाले तो खुलकर सरकार के विरोध में बयान भी देते हैं, कई लोग बोल भी देते हैं। मगर अगर आप ज़्यादातर ध्यान देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़्यादातर जो मीडिया हाउसेस हैं वो सरकार के आगे शरणागत है, सरकार के विरोध में खुल के नहीं बोल पाते। मगर दूसरी तरफ अगर देखें तो वहीं पर प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया दूसरी तरफ अगर देखें तो प्रिंट मीडिया आज भी अपने स्टेटस को बना के रखी है, आज भी अपने दावे को बना के रखी है। अब भी आम जनता आज भी प्रिंट मीडिया पे ज़्यादा विश्वास करती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि प्रिंट मीडिया में भी आज पत्रकार के नाम पर पत्तलकार हो चुके हैं। कई पत्रकार आज भी सरकार की एक तरफ बात करते हैं या फिर विपक्ष की तरफ होकर बात करते हैं, मगर वो अपने चौथे खंभे का दायित्व नहीं निभाते हैं। जो लोकतंत्र का जो चौथा खंभा है, प्रिंट मीडिया में भी थोड़ा सा कहीं अगर देखा जाए तो वो हिला हुआ है। मगर हाँ, कहाँ तो प्रिंट मीडिया अभी भी कहीं ना कहीं उसकी आत्मा जिंदा है, उसकी रूह आज भी उसको ठोकती है कि तू जागते रहे। हाँ, इतना ज़रूर है कि प्रिंट मीडिया में जो खिलाफत वाले लोग हैं उनको सरकार ने विज्ञापन कम करके, या ऐसे कहा जाता है कि विज्ञापन न देके कान उमेटने का ज़रूर काम किया है। मगर सरकार ने एक बात ज़रूर अच्छी की है कि जैसे पहले की सरकारें पत्रकारों को सरकारी दामाद बना के रखती थी, कहीं जाना हो तो एरोप्लेन का खर्चा, ट्रेन का खर्चा, उनके होटलों का खर्चा, उनके व्यक्तिगत खर्चे, उनके परिवार का खर्चा, उनका खान पान का खर्चा, उनके रहने ठहरने का खर्चा सब खुद उठाती थी। आज की सरकार वैसा नहीं करती। आज की सरकार पत्रकारों को सरकारी दामाद बना के नहीं रखती है। आज उनको उतना ही महत्व मिलता है जितना एक आम नागरिक को मिलता है। पत्रकारों को सरकारी दामाद न बनाकर उन्होंने कान उमेट दिया है। हाँ, इसकी वजह से भी कई पत्रकार जो हैं वो सरकार के खिलाफ बगावत हो गए हैं, जानबूझ के अंध विरोध करते हैं, सरकार के अच्छे कामों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हाँ, सही काम गलत काम है, अगर उसके ऊपर आप सवाल खड़े करते हैं तो बात ही समझ में आती है। मगर सरकार जब अच्छा काम करती है तो उस सरकार की तारीफ भी बननी चाहिए। लोकतंत्र का ये मतलब नहीं होता है, या लोकतंत्र के चौथे खंभे होने का ये अर्थ नहीं है कि आप सरकार के अच्छे कामों में भी सवाल खड़ा करें, फिर आप अपने अधिकार का गलत उपयोग कर रहे हैं। ये आप पत्रकारिता धर्म नहीं निभा रहे हैं, ये अंध विरोधी धर्म निभा रहे हैं। सामान्यतः ये काम विपक्ष करता है। भारत का विपक्ष आज तक कभी भी सरकार के साथ नहीं रहा, सत्ता के साथ कभी भी नहीं रहा। सत्ता अगर अच्छा काम करे तो भी विपक्ष उसके विरोध में रहता है, और अगर गलत काम करे तो विपक्ष में रहना, तो विरोध में रहना तो उसका वैसे भी नैतिक अधिकार जैसा है। मगर अभी देखें तो मानसून सत्र में विपक्ष जो 7 साल से उतना ताकतवर नहीं नजर आ रहा, इस वक्त मानसून सत्र में विपक्ष उतना ताकतवर नजर आया। उसने जोर जबरदस्ती करके संसद को लगभग ठप कर दिया। संसद की कार्यवाही, संसद का मानसून सत्र उसने समय के पहले ही खत्म कर दिया। विरोध ज़्यादा तगड़ा था। मुझे लगता है विपक्ष इस बार इकट्ठे काम किया, मगर कुछ हद तक मुझे लगता है विपक्ष हद से ज़्यादा उंगली करने का काम कर रहा था। विपक्ष, मैंने वही कहा ना, विपक्ष, भारत का विपक्ष लोकतंत्र की मर्यादा को भूल जाता है। उसे सिर्फ इतना ही पता है कि अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो भी विरोध करो, गलत कर रही है तो विरोध करना ही है। हमारा विपक्ष लगभग वैसा ही कर रहा है। इस वक्त हो या पहले का, भारत का विपक्ष हमेशा विपक्ष ही रहा है। विपक्ष में ही काम करना है। सरकार अगर उत्तर जा रही है तो ये दक्षिण जाते हैं, वो दाएं जा रही है तो ये बाएं जाते हैं। हाँ,
तर्कों के द्वारा हम किसी भी बात को गलत या सही साबित कर सकते हैं, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, शब्दों का ही बस हेर फेर है। 1 लाख, सिर्फ 1 लाख, चीज़ें वही हैं, देखिए, मगर भावना बदल गई, वैल्यू बदल गया, लाख कम नहीं हुआ। विपक्ष भी यही कर रहा है, शब्दों के मर्यादा को भूल के, शब्दों को घुमा फिरा के आम नागरिक को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, बहलाने की कोशिश कर रहा है, सरकार के विरोध में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। किसान आंदोलन जो हुआ, मैं इसके खिलाफ हूँ। कारण ये है कि सरकार ने किसानों के लिए कोई जोर जबरदस्ती वाला कानून नहीं पारित किया है। अगर किसान को पसंद है तो हाँ करे, ना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि सरकार ने पुराने कानूनों को ख़त्म नहीं किया है। किसान अपने पुराने कानूनों पर चल सकता है। मगर यहाँ क्या हो रहा है, विपक्ष जानबूझकर सरकार को घेरने पे तुली है। 370 हो, 35 हो, 35A हो, जम्मू कश्मीर का हाल हो, हिमाचल प्रदेश का हाल हो, मणिपुर का हाल हो, आसाम का हाल हो, विपक्ष जानबूझ के केंद्र को घेरने पे तुली है। विपक्ष धर्म अपना निभा रही है, मगर मुझे लगता है कि विपक्ष अपना धर्म कुछ ज़्यादा ही निभा रही है। इसे मैं अंध विरोध मानता हूँ। विपक्ष को भी सरकार के अच्छे काम में साथ देना चाहिए।